क्या करोगे इतने पावर का जब आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ब्रेक्स अच्छे होने बहुत जरूरी है भाई साहब। जी हाँ, 30,000 रुपए में रॉयल एनफील्ड की बुलेट 350 को घर लेकर जाओ। मैंने पहले भी कहा है और मैं आज भी यही कहूंगा कि जिनको रॉयल एनफील्ड लेना है वो लेंगे ही। आप इसकी लाख गलतियां निकाल दो, 2 पैसे बचाकर क्या करोगे जब खुद नहीं बच पाओगे। वाइब्रेशन देखने को मिलेंगे कब, जब आप हाई आरपीएम पर हो, तो वहां पर तो कोई भी मोटरसाइकिल वाइब्रेट करती है, बुलेट थोड़ा ज्यादा करती है। 350 सीसी की मोटरसाइकिल जो इतना अच्छा टॉर्क प्रोड्यूस करती है, पावर प्रोड्यूस करती है, एंड फिर आपको 35 के आसपास की माइलेज भी निकाल के देती है। और क्या चाहिए भाई साहब। एक समय के बाद फिर थ्रॉटल सिर्फ आवाज करने के लिए है, वहां तक एक बार वो लिमिट क्रॉस हो गई। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज मेरे साथ है 2024 की न्यूली लॉन्च बुलेट 350। देखो, पिछले 3-4 महीने में रॉयल एनफील्ड ने भर कर लॉन्चेस किए हैं। जी हाँ, चाहे आप गोरिल्ला 450 की बात कर लो, नई वाली क्लासिक की बात कर लो, बुलेट 350 की बात कर लो, एंड रूमर्स तो ये भी हैं कि इस मंथ के एंड तक या अगले महीने के स्टार्टिंग में एक नई ऑल न्यू बाइक लॉन्च करने वाली है रॉयल एनफील्ड। तो रॉयल एनफील्ड ने तो मन बना लिया कि वो रुकने नहीं वाले, तो फिर मैंने भी मन बना लिया कि मैं भी नहीं रुकूंगा। जी हाँ, ये जैसे जैसे लॉन्चेस करते जाएंगे मैं सबकी इन डेप्थ डिटेल रिव्यू अब तक लाता जाऊंगा। तो आज जिस बाइक का मैं इन डेप्थ रिव्यू करने वाला हूं वो है बुलेट 350। देखो, इस बाइक में ना आपको भर के अपडेट्स देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, हालांकि ये मोटरसाइकिल अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुई थी, इसको फिर से रिलॉन्च किया गया है। क्यों? क्योंकि कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं थे। कुछ चीजें सर्कुलेट करी थी सोशल मीडिया में जो रॉयल एनफील्ड ने नोटिस किया, इसको रिलॉन्च किया। आप देख रहे हो रॉयल एनफील्ड आजकल कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे कितना ज्यादा काम कर रही है, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट रॉयल एनफील्ड। तो चलिए अब इस वीडियो में ना इन डेप्थ बात करते हैं, क्या क्या आपको अपडेट्स देखने को मिलते हैं, क्या क्या नए फीचर्स देखने को मिलते हैं, हर एक चीज। ट्रस्ट मी, इस वीडियो को देखने के बाद आपको बुलेट 350 से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। एंड हाँ, बहुत ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी मन बना रखा है कि मुझे तो रॉयल एनफील्ड की बुलेट 350 ही लेनी है, तो उनके लिए क्या मिनिमम डाउन पेमेंट होगी, क्या मिनिमम ईएमआई होगी, ये भी बताने वाला हूं। मैंने कहा ना, इस वीडियो को देखने के बाद आपको बुलेट 350 से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको रॉयल एनफील्ड का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, चाहे मोटरसाइकिल्स हो या फिर एसेसरीज हो, कुछ भी, तो जो शोरूम का एड्रेस है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप लोगों को कुछ नहीं करना, एड्रेस कॉपी करो, गूगल मैप पे पेस्ट करो एंड आ जाओ। आओ, टेस्ट राइड लो, अच्छा लगे, मन को भाए तो खरीद लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ है डिस्कस करने को। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो, वीडियो के स्टार्टिंग में ही ना मैं सबसे पहले इसका एक्स शोरूम प्राइस डिस्कस कर देता हूं। तो जो एक्स शोरूम प्राइस होने वाली है बुलेट 350 की, वो पता है कितनी है? वो एक रेंज में आने वाली है। जी हाँ, 1,74,000 से स्टार्ट होकर 2,16,000 तक ये एक रेंज है, जिसमें आपको लो वेरिएंट, मिड वेरिएंट, अपर वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। आप अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से पिक कर सकते हो आपको कौन सी लेनी है। चलो, ये तो होगा इसके एक्स शोरूम प्राइस की बातचीत। अब बात करते हैं इसके डिजाइन पर। देखो, डिजाइन में एज सच कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, एंड ये बहुत ही स्मार्ट क्लेवर मूव है। देखो, आपको डिजाइन में चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं है यार। जो रॉयल एनफील्ड के ऑडियंस है ना, वो वन ऑफ द उनका मेजर फैक्टर होता है रॉयल एनफील्ड लेने का, वो है इसके लुक्स, डिजाइन। तो वहां पर ना आप जितना इसको ना छो डिजाइन को, उतना अच्छा है। एंड रॉयल एनफील्ड इस चीज को बेखूबी समझती है, एंड वो डिजाइन्स में एज सच कोई चेंजेस नहीं करते हैं। बहुत लोगों का ये होता है कि ये ना बहुत मोर ऑफ अ क्लासिक की तरफ बढ़ती जा रही है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो मैं आपको राइड रिव्यू में बताने वाला हूं कि ये बुलेट क्यों है, वो क्लासिक क्यों है, ठीक है। एंड हाँ, डिजाइन्स की अगर मैं बात करूं तो रेयर साइड ऑफ द मोटरसाइकिल में कुछ चेंजेस किए गए हैं। जब ये इससे पहले जब लॉन्च हुई थी तो उन चेंजेस के साथ हुई थी, पर ऑडियंस ने उसको नकारा। फिर रॉयल एनफील्ड ने उस पर काम किया, इसको रीलॉन्च किया है। जी हाँ, तो अगर मैं डिजाइन के चेंजेस की बात करूं तो आपको रेयर साइड ऑफ द मोटरसाइकिल में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो अभी मैं वीडियो में आगे आपको इन डेप्थ दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो ये होगी इसके डिजाइन की बातचीत। चलो, एक्स शोरूम प्राइस, डिजाइन, ये सब चीजें तो हो गई। अब इस मोटरसाइकिल के बारे में ना डेप्थ में बात करते हैं, एक एक चीज को अच्छे से डिकोड करते हैं। तो चलिए फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं इस बाइक के फ्रंट की बात करूं तो चलिए हेडलैम्प से स्टार्ट करते हैं। आपको इसमें कहने को तो हेलोजन मिलता है, पर ये हेलोजन भी नहीं है यार। इट इज मल्टी रिफ्लेक्टर लेंस, विच मीन्स ये हेलोजन से अच्छी है, एलईडी से थोड़ी सी कम, एंड इसकी थ्रो काफी अच्छी है। ट्रस्ट मी, मैंने इसको रात में राइड किया था। इस मोटरसाइकिल को मैंने शाम से स्टार्ट किया, रात हो गई थी, एंड थ्रो वाज वेरी गुड। मतलब मेरे पास खुद मोटरसाइकिल है जिसमें एलईडी हेडलैम्प है, ये थ्रो उसको टक्कर दे रही थी, विच इज प्रीटी गुड। चलिए, ये तो हो गई इसके आपके हेडलैम्प की बात। अगर मैं वही इंडिकेटर्स पे हूँ, हेलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिलता है, हेलोजन पायलट लेंस देखने को मिल जाते हैं। सस्पेंशन की बात करूं तो 41 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है। स्पोक व्हील्स देखने को मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर्स नहीं देखने को मिलते बिकॉज इट्स एन स्टैंडर्ड, इट्स अ बुलेट 350।
वहीं अगर मैं ब्रेक्स की बात करूं तो आपको सिंगल चैनल एबीएस देखने को मिल जाता है, डिस्क इन द फ्रंट, ड्रम एट द रेयर, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन, आई वुड रिकमेंड गो विद द डिस्क एट द रेयर। ये होगा इसके फ्रंट की बातचीत। तो चलिए ये तो होगा इसके फ्रंट की बातचीत। अब ना इसके इंजन पर बात करते हैं। अगर मैं इसके इंजन पे बात करूं तो आपको 349 सीसी का एयर प्लस लिक्विड कूल इंजन देखने को मिलता है, जो 20.2 पीएस का पावर जनरेट करती है एंड 27 एनएम का टॉर्क। ये कंप्लेन तो आप कर ही नहीं सकते रॉयल एनफील्ड से कि वो टॉर्क की मोटरसाइकिल नहीं है। जी हाँ, भर भर के आपको टॉर्क देखने को मिलता है एंड जब आप उसको राइड करोगे तो वो चीज़ फील होगी। एंड अब इसकी इंजन क्या कैपेबिलिटी है, कैसा रोड प्रेजेंस है इंजन का, आपको क्या पावर देखने को मिलता है, वो अभी मैं आगे राइड रिव्यू में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए ये हो गई इसके इंजन की बातचीत। नाउ अब इंजन से ऊपर आते हैं, इसके सीट पर बात करते हैं। अगर मैं इसके सीट पर बात करूँ ना तो अब मैं बहुत खुश हूँ। जी हाँ, आपको वही पुरानी वाली सीट देखने को मिलती है एंड सीट काफ़ी चौड़ी की गई है एंड काफ़ी कंफर्टेबल। इससे पहले क्या थी ना, सीट थी थोड़ी स्टिफ थी, ठीक है। अब तो इसमें कुशनिंग भी ना अच्छे से डाली गई है, तो आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हो। आप लॉन्ग राइड्स करने के बाद भी आपको ज़रा भी ना वो फील नहीं होता कि यार मैं तो थक गया, क्योंकि सीट ही इतनी कंफर्टेबल है, राइडिंग एक्सपीरियंस ही इतना अच्छा है। एंड अगर सीट की बात हो ही रही है तो इसके सीट हाइट पर बात करते हैं। इस मोटरसाइकिल में जो आपको सीट हाइट देखने को मिलता है वो है 805 mm का। जी हाँ, एंड इट्स अ वेरी गुड सीट हाइट। क्यों? क्योंकि इसमें शॉर्ट हाइटेड राइडर्स भी अच्छे से चला सकते हैं, लॉन्ग हाइटेड राइडर्स भी इसको अच्छे से चला सकते हैं। मतलब कहीं भी कुछ दिक्कत नहीं होती, चाहे आपकी हाइट कुछ भी हो। दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट दिस मोटरसाइकिल। एंड सीट की हाइट की बात हुई रही है तो इसके ग्राउंड क्लियरेंस पर भी बात करते हैं, तो आपको 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, विच इज़ प्रीटी मच गुड। इंडियन सड़कों पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस ग्राउंड क्लियरेंस के साथ। कोई भी ऐसा ब्रेकर या पॉटहोल आपको नहीं मिलेगा जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दे। हाँ, वो अलग बात है कि आजकल कुछ ब्रेकर्स पॉटहोल्स तो इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि होता है ना वो कार्स वगैरह को टैकल करने के लिए, तो वहाँ तो ये लड़ेगी। पर हाँ, एज सच जो नॉर्मल ब्रेकर्स होते हैं, पॉटहोल्स होते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस ग्राउंड क्लियरेंस के साथ। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है ना सीट हाइट और ग्राउंड क्लियरेंस का, ये बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। तो चलिए अब जब सीट पे बात हो ही रही है तो इसके टैंक पर बात करते हैं। एंड टैंक पर लिटरली यार, मतलब आप रॉयल एनफील्ड की किसी भी मोटरसाइकिल को उठा लो एंड बुलेट 350 को उठा लो, इससे खूबसूरत टैंक किसी की है ही नहीं है। इस पे जो हैंड प्रिंटेड स्ट्रिप्स होते हैं ना यार, मतलब आप किसी और रॉयल एनफील्ड में इसको आपको मिलेगा नहीं। एंड आपको लगता है कि नहीं यार, मतलब होता है ना एक कलाकारिता का वाला आपको वाइब आता है इससे कि नहीं यार, मतलब अच्छा खूबसूरत लग रही है टैंक। मतलब होता है ना कि आज के समय में जब सब कुछ मशीन प्रिंटेड है तो यहाँ पे हैंड प्रिंटेड स्ट्रिप्स ना स्टैंड आउट करती है, अच्छा लगता है, कूल लगता है। तो ये होगा इसके टैंक की बातचीत। ना अगर टैंक की बात हो ही रही है तो इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी पर भी बात करते हैं। तो जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है बुलेट 350 की वो है 13 लीटर्स। जी हाँ, आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। एंड वहीं अगर मैं माइलेज की बात करूं, हालांकि मैंने भी इसका माइलेज टेस्ट नहीं किया है, पर मैं नियर फ्यूचर करके वो भी आपको बताने वाला हूं। पर जो कंपनी क्लेम करती है इट्स अराउंड 37 किलोमीटर्स पर लीटर। तो 37 बोला है तो फिर मुझे लगता है फर्स्ट सर्विसिंग के बाद आपको 34, 33 तक तो मिल ही जाएगा, विच इज़ प्रीटी मच गुड यार। 350 सीसी की मोटरसाइकिल जो इतना अच्छा टॉर्क प्रोड्यूस करती है, पावर प्रोड्यूस करती है, एंड फिर आपको 35 के आसपास की माइलेज भी निकाल के देती है। और क्या चाहिए भाई साहब। दैट्स व्हाट आई से कि मतलब आज के डेट में ना हर घर में आपको रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल दिख रही है। क्यों? क्योंकि इन दो चीज़ों पे ये बहुत वर्क करते हैं। पहला, इंजन रिलायबिलिटी, वो तो मैं आपको राइड रिव्यू में इन डेप्थ बताने वाला हूँ कि इसकी इंजन कितनी ज़्यादा रिलायबल है। एंड दूसरा कि ना ये पावर के साथ एक अच्छा माइलेज फिगर भी निकाल के आपको देते हैं। मतलब आपको एक अच्छा भौकाली मोटरसाइकिल गुड लुक्स के साथ अच्छा माइलेज मिल जाता है। तो दैट्स ऑल अबाउट द टैंक। तो चलिए अब टैंक पे बातचीत हो गई तो टैंक के थोड़ा और ऊपर आते हैं, इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स पे, हैंडल बार पे, बटन्स पे बात करते हैं। ठीक है, नौ अगर मैं बटन्स की बात करूं तो इसमें कोई कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है, इट्स अ प्रीमियम क्वालिटी बटन्स। वहीं अगर मैं हैंडल बार की बात करूं तो इसको थोड़ा अपराइट किया गया है, विच मीन्स जब आप इसको राइड करोगे आप और ज़्यादा कंफर्टेबल फील करने वाले हो। ट्रस्ट मी, मैंने राइड किया, मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा था। बोथ इसकी सीट भी कंफर्टेबल एंड दी हैंडल बार इज बिट अपराइट, तो आपको मज़ा आता है चलाने में। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं तो सेम एज इट इज़ सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है, वेयर आपको इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर्स देखने को नहीं मिलते, बट जो भी काम की चीज़ें हैं, ओडोमीटर, सब कुछ देखने को मिलता है, स्पीड देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात जो पहले देखने को नहीं मिलती थी, अब आपको इसमें दिखने को मिलता है फ्यूल, किसमें कितनी फ्यूल है। तो ये बहुत स्ट्रेस की मामला हुआ करता था कि भाई गाड़ी लेके निकलूँ, कितना तेल है, नहीं है, अब आपको वो पता चल जाता है। इट्स अ वेरी गुड मूव। नाउ अगर मैं रेयर ऑफ द मोटरसाइकिल की बात करूं तो एज सच आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। एलईडी टेल लैंप, एलईडी इंडिकेटर्स, आपको पीछे ट्यूबलेस टायर नहीं मिलता, स्पोक व्हील्स मिलते हैं, आपको इसमें किक नहीं मिलता।
सो ऐसा सच कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं टू बी ऑनेस्ट यार। जो भी आप जब उसको राइड करोगे ना तो देखो चेंजेस जो हैं वो तो है ही है। रॉयल एनफील्ड जानी जाती है इनके इंप्रेशन के लिए, जब आप उसको चलाओगे आपको फर्स्ट इंप्रेशन कैसा देती है, तो वो अभी मैं आपको राइड रिव्यू में इन डिटेल बताने वाला हूँ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द रेट्स ऑफ द बाइक। तो नाउ आई थिंक कि मैंने इस मोटरसाइकिल के बारे में ऑलमोस्ट हर एक चीज आपको इन डेप्थ एक्सप्लेन कर दिया है। एंड अगर फिर भी कुछ रह जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। नाउ अब इसके राइड रिव्यू पे बात करते हैं कि जब आप इस मोटरसाइकिल को खरीदोगे, राइड करोगे तो आपको कैसा फील होगा। हालांकि मैं यही बोलता हूँ सबको कि जो राइडिंग एक्सपीरियंस है ना वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। मैंने राइड किया, मुझे जैसा लगा मैं आपको भी बताने वाला हूँ एज इट इज। पर जब आप भी खरीदने आओ ना तो एक टेस्ट राइड लो, राइड करो। हो सकता है ना आपको थोड़ा अलग सा कुछ एक्सपीरियंस हो, या फिर हर पर्सन टू पर्सन वेरी करने वाली ही है राइडिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि हर इंसान का राइडिंग स्टाइल डिफरेंट होता है। अब अपनी राइड रिव्यू बताता हूँ कि मुझे राइड करने के बाद कैसा फील हुआ। सबसे पहली चीज जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि फील वही है। आप रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 को चलाओगे तो आपको वही चीजें फील होंगी कि यार ये तो बुलेट 350 ही है, विथ बेटर एंड स्मूथ इंजन एंड रिफाइंड इंजन। बहुत लोग बोल रहे थे कि जब ये बुलेट है ना वो मोर ऑफ अ क्लासिक हो गई है, तो मोर ऑफ अ क्लासिक कहाँ हुई है? रिफाइनमेंट में, स्मूथनेस में। एंड ऐसा क्यों है? क्योंकि अब ना आपको इसमें जे सीरीज का इंजन देखने को मिलता है, पहले यूसी सीरीज का इंजन देखने को मिलता था, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि आपको थोड़े बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस देखने को मिलते थे, पर जे सीरीज के इंजन के साथ आपको इंजन थोड़ा स्मूथ देखने को मिलेगा, रिफाइंड देखने को मिलेगा, एंड वहीं वाइब्रेशन भी मिनिमम देखने को मिलते हैं। मतलब अगर आप नॉर्मली क्रूज कर रहे हो तो आपको वाइब्रेशंस देखने को नहीं मिलेंगे, ना के बराबर वाइब्रेशन देखने को मिलेंगे। कब? जब आप हाई आरपीएम पर हो, तो वहां पर तो कोई भी मोटरसाइकिल वाइब्रेट करती है, बुलेट थोड़ा ज्यादा करती है, लेकिन हाई आरपीएम पर देखने को मिलेंगे। जब आप रेड लाइन टच करोगे ना तो वाइब्रेशंस आपको देखने को मिलते हैं। पर आप नॉर्मली क्रूज कर रहे हो, डे टू डे लाइफ में नहीं, महीने में 2 महीने में एक बार ऐसी सिचुएशन आती है जब अपनी लिमिट पुश करते हो आप, ठीक है, तब आपको ये वाइब्रेशंस देखने को मिलते हैं। हालांकि मैंने जब तक इसको क्रूज किया, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में चलाया, मुझे कोई वाइब्रेशन देखने को नहीं मिले। एक और बात, आपको इसमें डबल क्रेडेड डाउन ट्यूब चेसी देखने को मिलती है, विच मीन्स ना वो भी ना वाइब्रेशन को थोड़ा एब्जॉर्ब करती है। तो इसकी चेसी भी जो बदली गई है, इंजन के टाइप बदले गए हैं, तो ये चीजें वाइब्रेशन एब्जॉर्ब कर रही है। एंड बहुत ऐसे लोग हैं जिनको जो वाइब्रेशन के साथ इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है और मैं आज भी यही कहूंगा कि जिनको रॉयल एनफील्ड लेना है वो लेंगे ही। आप इसकी लाख गलतियां निकाल दो। ये है फैन फॉलोइंग रॉयल एनफील्ड की इंडिया में, खासकर इंडिया में, ठीक है। तो चलो ये तो हो गया इसके इंजन की बातचीत। एंड अगर इन डेप्थ बात करूं तो एज इट इज आपको इनिशियल पिकअप उतना खास देखने को नहीं मिलता। मिड रेंज इज वेरी टॉर्की, टॉप एंड गुड। मतलब आप ये समझो कि इनिशियल पिकअप ठीक है, मिड रेंज तो टॉर्की है ही, टॉप एंड में उतना कुछ खास रह नहीं जाता। एक समय के बाद फिर थ्रॉटल सिर्फ आवाज करने के लिए है, वहां तक एक बार वो लिमिट क्रॉस हो गई, मतलब समझो कि मिड रेंज आपने क्रॉस कर दिया तो फिर ठीक है यार, फिर आपको वही है कि अपना फिर क्रूज करो। नाउ द सेकंड चीज जो मैंने नोटिस की वो है इसकी सिटिंग पोजीशन। पहले बुलेट 350 से अब इसकी सिटिंग पोजीशन काफी बेहतरीन हो गई है यार। दिस सीट इज प्रीटी मच कंफर्टेबल देन एनी अदर रॉयल एनफील्ड सीट। सबसे खास बात क्या है ना, आपको सिंगल सीट देखने को मिलती है आपको, ये तो बहुत अच्छी बात है। एंड जो इसके सीट्स हैं वो काफी चौड़े हैं फॉर राइडर्स, एंड पिलियंस भी इस पे काफी कंफर्टेबल होकर बैठ पाते हैं। एंड जो हैंडल बार है ना वो भी थोड़ी अपराइट की गई है, तो जब आप इस अच्छी कंफर्टेबल सीट पे बैठते हो विथ एन अपराइट हैंडल बार, आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो। सीट हाइट बहुत मेजर रोल प्ले करता है जब आप एक बाइक को राइड करते हो। चलिए एक और चीज जिसपे मैं बात करना चाहूंगा वो है इस मोटरसाइकिल का वेट। जी आपको 195 केजी का वेट देखने को मिलता है, जो आपको फील नहीं होगा जब आप इसको राइड करोगे। तो अगर आप इसको क्रूज कर रहे हो आपको लगेगा ही नहीं कि ये मोटरसाइकिल सच में इतनी हेवी है, कि इसके 195 केजी वेट है। पर हाँ, अगर ये टिल्ट हो गई, अगर होता है ना कि आप जा रहे हो और आपने कंट्रोल खो दिया इस मोटरसाइकिल और ये टिल्ट हो गई, फिर तो ये गिरेगी भाई साहब। मैंने बहुत ही रेयरली लोगों को देखा है कि मोटरसाइकिल टिल्ट होने के बाद भी वो बचा लेते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे 195 केजी यार, ऑलमोस्ट 200 केजी की मोटरसाइकिल है। मुड़ी तो फिर गिरी, तो उससे अच्छा है कि आप इसको गिरने मत दो, मुड़ने मत दो, इसको सीधा रखो और क्रूज करो। बी बिट कंफर्टेबल, कि जब होता है ना, और आपको पता है वेट कहाँ फील होने वाला है, ट्रैफिक्स में। जब इस ट्रैफिक्स में इस मोटरसाइकिल को लेके जाओगे ना तो आपको फील होगा कि नहीं यार ऑलमोस्ट 200 केजी की मोटरसाइकिल तो है। पर जब क्रूज करोगे तो ना ही मजा आएगा। हाईवे पर रोड सड़क छोड़ती ही नहीं है, ये सड़क पकड़कर चलती है, उतना ही मजा आता है। तो वेट के अपने फायदे अपने नुकसान है, ठीक है। चलो ये तो होगा इसकी वेट की बातचीत। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इस सस्पेंशन। सस्पेंशन इज प्रीटी गुड। 41 mm का आपको टेलीस्कोपिक फोक देखने को मिल जाता है, विच इज प्रीटी गुड यार। वो अच्छे खासे शॉक्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फ्रंट सस्पेंशन की बात करूं तो थोड़ी स्मूथ है, बैक सस्पेंशन थोड़ी स्टिफ है,
तो दैट्स हाउ कॉम्बिनेशन वर्क्स। थोड़ी स्मूथ आपको आगे मिलती है तो वो शॉक्स एब्जॉर्ब करते हैं। बैक आपके बाइक को स्टेबल रखने के लिए बैक सस्पेंशन को थोड़ा स्टिफ रखा जाता है। तो इसी तरह मिला जुला के एक मोटरसाइकिल सड़कों पर चलती है। सो दैट्स ऑल अबाउट द सस्पेंशन। बात हुई रही है तो क्यों ना इसके ब्रेक पर बात करें। देखो मैं सबको कहता हूं एंड हर वीडियो में ऑलमोस्ट कहता हूं कि अगर इंजन के बाद सबसे कोई इंपॉर्टेंट चीज है किसी मोटरसाइकिल की तो वो ब्रेक्स है। एंड सम केसेस इंजन से भी इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो ब्रेक है। क्या करोगे इतनी पावर का जब आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ब्रेक्स अच्छे होने बहुत जरूरी है भाई साहब। एंड आपको बुलेट 350 में सिंगल एबीएस चैनल देखने को मिल जाता है, पीछे डिस्क नहीं मिलता आगे, मतलब डिफरेंट वेरिएंट्स, डिफरेंट कहानी है। आप अपने हिसाब से वेरिएंट चूज करना, बट आई वुड रिकमेंड गो फॉर द डिस्क। आप पीछे ड्रम लेने से अच्छा है डिस्क लो, क्योंकि एंड ऑफ द डे 2 पैसे बचाकर क्या करोगे जब खुद नहीं बच पाओगे। ऑलवेज चूज अ मोटरसाइकिल विथ गुड ब्रेक्स। ये मत सोचो कि चलो ठीक है 10,000 20,000 बचा लेता हूं एंड थोड़ा ब्रेक्स पे कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूं। नो, दैट्स अ वेरी बैड मूव। किसी भी चीज पे इंजन पर कॉम्प्रोमाइज कर लो, ब्रेक्स पे कॉम्प्रोमाइज मत करो, क्योंकि एक गलती जान ले लेती है। जब आप ऐसे सिचुएशन में जाओगे ना जहां आपको पैनिक हो जाओगे कि यार क्या करूं नहीं करूं, ब्रेक्स ही काम आएंगे। नाउ एक आखिरी चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूं, वो है इसकी लाइट। जी हाँ, इसकी थ्रो बहुत अच्छी है। हालांकि इसमें आपको हेलोजन बोलते हैं, हेलोजन मिलता नहीं है, ठीक है। वो एक तरह से एलईडी है क्योंकि इतनी अच्छी उसकी थ्रो है, ठीक है कि नहीं। तो मैं लाइट्स तो डिस्कस नहीं करता हूं, बट जब मैंने इसको राइड किया ना तो थोड़ा शाम था, फिर मैं अच्छे 1 घंटे राइड किया मैंने अंधेरे हुए ना, तो आई वाज इंप्रेस्ड बाय इस थ्रो यार। मैं खुद एक मोटरसाइकिल ओन करता हूं एंड उसमें एलईडी है एंड उसके टक्कर की थ्रो थी इसकी। तो मैंने सोचा कि ठीक है भाई, मतलब हेलोजन में भी इतना पावर हो सकता है। फिर मुझे पता चला यार ये मतलब 100% हेलोजन भी नहीं है, इट्स अ मल्टी रिफ्लेक्टर लेंस टाइप, विच मीन्स हेलोजन से अच्छा, एलईडी से थोड़ा कम, इट्स परफेक्ट। तो इसकी थ्रो अच्छी है, रात में विजिबिलिटी काफी अच्छी है। सो दैट्स ऑल फॉर द राइड रिव्यू। मैंने इसको जैसा राइड किया, जो भी लगा मैंने एज इट इज आपको बता दिया है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कुछ भूल गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं नहीं भूला हूं। आई नो, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनको बुलेट 350 ही लेनी है तो इसकी क्या मिनिमम डाउन पेमेंट होगी, क्या ईएमआई होगी, मैं आपको बताऊंगा। तो जो मिनिमम डाउन पेमेंट होने वाली है बुलेट 350 की वो है 30,000। जी हाँ, 30,000 रुपए में रॉयल एनफील्ड की बुलेट 350 को घर लेकर जाओ, और क्या चाहिए। एंड अगर मैं इसके ईएमआई की बात करूं तो ज्यादा नहीं है, आपको ऑलमोस्ट 5,000 रुपए पड़ेंगे महीने के। ये है इसकी ईएमआई। तो एक स्टूडेंट जो लेने का सोच रहे हैं वो भी इसको इजीली अफोर्ड कर सकते हैं यार। रॉयल एनफील्ड की हाँ थोड़ी सर्विसिंग कॉस्ट थोड़ी सी है, पर ठीक है, उतनी भी सच नहीं, आप अफोर्ड कर सकते हो। एंड हाँ, ये जो डाउन पेमेंट होता है, ईएमआई होती है, ये 100% फिक्स नहीं होती, ये आपके सिविल पे डिपेंड करती है। अगर आपकी सिविल अच्छी है आपको इससे भी कम करना पड़ेगा, सिविल बुरी है थोड़ा ज्यादा करना पड़ सकता है। तो इट्स बेटर कि अपने शोरूम जाओ, उनके फाइनेंस की टीम होती है, उनसे पूछो कि मुझे कितनी डाउन पेमेंट लगेंगे, ये मेरी सिविल है, आपको वो सब कुछ एज अ चिट पे लिख कर दे देंगे कि भैया इतना डाउन पेमेंट इतना ईएमआई लगने वाला है, ठीक है। तो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप मैंने ऑलमोस्ट हर एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया एंड कुछ भी नहीं छोड़ा। फिर भी कुछ रह जाए तो नीचे कमेंट कर दो, आई विल लेट यू नो। सो अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड हाँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, घर से निकलना है, मोटरसाइकिल चलानी है तो हेलमेट जरूर पहनना है। सेफ्टी कम्स फर्स्ट। I'm a mess, wanna guess how I gonna lose trust.